हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा है कि आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी आप सभी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। 14 अक्टूबर 2025 के दिन का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखेंगे, जहां से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं बनती हैं। उन प्रश्नों को आज के इस वीडियो में देखेंगे। तो अगर आप किसी भी प्रतियोगी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर अगर आपका हाल ही फिलहाल कोई भी एग्जाम हो तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं और देखने के साथ साथ अपने यार दोस्त मित्र को भी शेयर कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट एक बार हम वीडियो का फॉर्मेट देख लेते हैं। पहले इंपॉर्टेंट डे और थीम देखेंगे। अगर आज कोई इंपॉर्टेंट डे और थीम है जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है तो देखेंगे इंपॉर्टेंट। इसके बाद नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर देखेंगे। अगर खेल जगत से कोई इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है तो उसको भी आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो कहने का कुल मतलब ये है कि जहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं बनती हैं, केवल और केवल हम उन्हीं प्रश्नों को आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं और आपने करंट अफेयर्स की सीरीज में मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को ही कवर करते हैं। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। अगर आपको इसका आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। पहला प्रश्न है, नवाचार और रचनात्मक विनाश पर अपने कार्य के लिए 2025 का आर्थिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं भी बनती हैं। तो आपको बताना है कि देखिए, नवाचार और रचनात्मक विनाश पर 2025 का आर्थिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है। तो बी ऑप्शन सही, यानी जोएल मोकिर और फिलिप अगियन और पीटर हॉबिट को आर्थिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार मिला है, यानी 2025 का नोबेल प्राइज़ इकोनॉमिक्स के लिए इन्हें दिया गया है। तो आप यहाँ पर नाम देख सकते हैं, 3 पर्सनालिटी को ये सम्मान दिया गया है। ठीक है, तो बी ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। मंगोलिया के राष्ट्रपति कौन है जिन्होंने अक्टूबर 2025 में भारत का दौरा किया। आपको मंगोलिया के राष्ट्रपति का नाम बताना है जिन्होंने रिसेंटली अक्टूबर में, यानी 13 से लेकर 16 अक्टूबर के बीच भारत दौरे पर हैं। तो देखिए बी ऑप्शन सही है। खुरेल सुख उखाना जो कि मंगोलिया के राष्ट्रपति हैं, ये 13 अक्टूबर से लेकर 16 अक्टूबर तक भारत के दौरे पर हैं। तो बी ऑप्शन सही है। ठीक है, और भारत की राजकीय यात्रा पर हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। रूपकुंड झील जो समाचारों में देखी गई थी किस राज्य में स्थित है। आपको रूपकुंड झील के बारे में बताना है कि किस राज्य में स्थित है। पहला ऑप्शन है राजस्थान, बी ऑप्शन है मध्य प्रदेश, सी ऑप्शन है गुजरात, डी ऑप्शन है उत्तराखंड। ठीक है, तो उत्तराखंड में रूपखंड झील स्थित है, जो कि अभी रिसेंटली काफ़ी न्यूज़ में था, क्योंकि इस झील के किनारे सैकड़ों मानव कंकाल के लिए जानी जाती है, जिसके कारण इसे कंकाल झील भी कहा जाता है। ठीक है, तो रिसेंटली काफ़ी न्यूज़ में रहा है, तो आपको याद रखना है कि इसे कंकाल झील के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस झील के किनारे सैकड़ों मानव कंकाल मिले हैं। तो आपको याद रखना है रूपकुंड झील जो कि उत्तराखंड में है। डी ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। झील क्यू जो समाचारों में देखी गई थी किन 2 देशों के बीच स्थित है। इसमें आपको झील क्यू के बारे में बताना है कि किन 2 देशों के बीच स्थित है। पहला ऑप्शन है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और रवांडा, बी ऑप्शन है चाड और नाइजर। ठीक है, सी ऑप्शन है मिस्र और सूडान, डी ऑप्शन है जिम्बाब्वे और दक्षिण अफ्रीका। तो झील क्यू देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी न्यूज़ में रहा है, तो आपको याद रखना है कि झील क्यू जो है ये कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य और रवांडा के बीच स्थित है, यानी ए ऑप्शन सही है। ये झील पूर्वी अफ्रीकी दरार घाटी में है और इन दोनों देशों की प्राकृतिक सीमा बनाती है। तो आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट झील है झील क्यू। ए ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2024 किसे दिया गया। इसमें बात हो रही है साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2024 में किसे दिया गया है। पहला ऑप्शन है ग्राइब्रियर गार्सिया। ठीक है, बी ऑप्शन है अलेक्जेंडर पुलकिसिन, सी ऑप्शन है हांगकांग और डी ऑप्शन है हारुकी मुराकामी। ठीक है, तो सी ऑप्शन सही है, यानी कि साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2024 हांगकांग को दिया गया, जो कि ये एक दक्षिण कोरियाई लेखक हैं और उनके गहन काव्यात्मक गद्य के लिए ये जो पुरस्कार है, ये जो सम्मान है, इन्हें दिया गया। तो हांगकांग का नाम आप याद रखेंगे, ये दक्षिण कोरियाई के लेखिका हैं। ठीक है, चलिए सी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। चागोस द्वीप समूह किस महासागर में स्थित है। आपको चागोस द्वीप समूह के बारे में बताना है किस महाद्वीप में स्थित है। पहला ऑप्शन है प्रशांत महासागर, बी ऑप्शन है अटलांटिक महासागर, सी ऑप्शन है हिंद महासागर, डी ऑप्शन है आर्कटिक महासागर। तो आपको याद रखना है हिंद महासागर द्वीप समूह में, यानी चागोस द्वीप समूह जो है ये हिंद महासागर में स्थित है। सी ऑप्शन सही है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। माधव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। आपको बताना है माधव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो देखिए ऐसे प्रश्न आपके बिल्कुल भी गलत नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है मध्य प्रदेश, बी ऑप्शन है राजस्थान, सी ऑप्शन है गुजरात और डी ऑप्शन है उत्तराखंड। तो राष्ट्रीय माधव
तो माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है, आपको याद रखना है, मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में स्थित है। ए ऑप्शन सही है, माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है। साथ ही साथ आपको याद रखना है कि इसे हाल ही में भारत का 58वां यानी 58वां और साथ ही साथ मध्य प्रदेश का 9वां बाघ अभ्यारण्य घोषित किया है। तो ये 58 है ना कि 98 है, तो आपको याद रखना है 58वां और ये मध्य प्रदेश का 9वां बाघ अभ्यारण्य है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, मध्य प्रदेश में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। सिकल सेल डिजीज़ किस प्रकार का विकार है? इसमें आपको बताना है सिकल सेल डिजीज़ किस प्रकार का विकार है। पहला ऑप्शन है विरासत में मिला रक्त विकार यानी कि जेनेटिक, बी ऑप्शन है श्वसन विकार, सी ऑप्शन है मस्तिष्क विकार और डी ऑप्शन है खान पान विकार। तो सिकल सेल डिजीज जो है ये जेनेटिक है, आपको याद रखना है, यानी कि वंशानुगत रक्त विकार है जिसमें लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं, चिपचिपी और सिकल के आकार की हो जाती हैं। तो आपको याद रखना है, ठीक है, ए ऑप्शन सही है, जेनेटिक है यानी वंशानुगत रक्त विकार है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय सड़क कांग्रेस का 83वां वार्षिक सत्र कहाँ आयोजित हुआ? इसमें आपको बताना है भारतीय सड़क कांग्रेस का 83वां राष्ट्रीय सत्र कहाँ पर आयोजित हुआ, किस शहर में आयोजित हुआ, ठीक है। पहला ऑप्शन है रायपुर, बी ऑप्शन है भोपाल, सी ऑप्शन है जयपुर और इसी के साथ साथ डी ऑप्शन है वाराणसी। तो रायपुर में इंडियन रोड कांग्रेस का 4 दिवसीय अधिवेशन का 83वां वार्षिक सत्र जो है ये रायपुर में संपन्न हुआ। ए ऑप्शन सही है, आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। इंडिया एआई मिशन के लिए नोडल मंत्रालय कौन सा है? इसमें आपको बताना है इंडिया एआई मिशन के लिए नोडल मंत्रालय कौन सा है। पहला ऑप्शन है वित्त मंत्रालय, बी ऑप्शन है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सी ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। तो सी ऑप्शन सही है, ठीक है, यानी यहाँ पर डी ऑप्शन दिख ही नहीं रहा। चलिए सी ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन मान लीजिए इनमें से कोई नहीं। तो सी ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी के अंतर्गत इंडिया एआई मिशन जो है इस नोडल मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो आपको याद रखना है सी ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के ने मध्य प्रदेश के किस जिले में विशाल सौर भंडार की खोज की है? आपको बताना है कि रिसेंटली जीएसआई ने यानी भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने मध्य प्रदेश के कौन से जिले में विशाल सौर भंडार की खोज की है। पहला ऑप्शन है जबलपुर, बी ऑप्शन है रीवा, सी ऑप्शन है बालाघाट और डी ऑप्शन है ग्वालियर। तो ये मध्य प्रदेश के जिले हैं। आपको बताना है कि रिसेंटली किस जिले में विशाल सौर भंडार की खोज हुई है। तो जबलपुर जिले में हुआ है। जबलपुर जिले के सिरोहा तहसील के महगावा केवलाडी क्षेत्र में विशाल सोने के भंडार मिले हैं। तो आपको याद रखना है जबलपुर जो कि मध्य प्रदेश में है, जबलपुर जिले के सिहोरा तहसील में। तो ए ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना के दूसरे वेरी लो फ्रीक्वेंसी रडार स्टेशन का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है? आपको इसमें यह बताना है कि रिसेंटली भारतीय नौसेना के दूसरे वेरी लो फ्रीक्वेंसी रडार स्टेशन का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है? पहला ऑप्शन है मध्य प्रदेश, बी ऑप्शन है तेलंगाना, सी ऑप्शन है गुजरात और डी ऑप्शन है केरल। तो ये आपका रिसेंटली तेलंगाना में हुआ है, यानी कि भारतीय नौसेना के दूसरे वेरी लो फ्रीक्वेंसी रडार स्टेशन का उद्घाटन तेलंगाना में हुआ है, जिसकी आधारशिला की अगर बात करें तो पहले यानी 15 अक्टूबर 2025 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा इसकी आधारशिला रख दी गई थी, जिसका निर्माण किया गया है। तो आपको याद रखना है तेलंगाना, यानी बी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। कामेंग नदी जो हाल ही में समाचारों में देखी गई थी किस नदी की सहायक नदी है? आपको बताना है कामेंग नदी जो काफ़ी न्यूज़ में रहा है, तो कामेंग नदी जो है किस नदी की सहायक नदी है? पहला ऑप्शन है कावेरी, बी ऑप्शन है नर्मदा, सी ऑप्शन है गंगा और डी ऑप्शन है ब्रह्मपुत्रा। तो कामेंग जो नदी है ये असम में जिया भराली भी कहा जाता है और ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। तो किसकी सहायक नदी है कामेंग नदी? तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, जो कि असम में इसे कामेंग नदी को जिया भराली भी कहा जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी है, अरुणाचल प्रदेश और असम राज्यों से होकर बहती है और ब्रह्मपुत्र नदी में जाकर मिल जाती है। तो डी ऑप्शन सही है, कामेंग नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन दो देशों ने मिलकर फेवा संवाद श्रृंखला शुरू की है? इसमें आपको उस दो कंट्री का नाम बताना है जिसने रिसेंटली फेवा संवाद श्रृंखला शुरू किया है। पहला ऑप्शन है नेपाल और भारत, बी ऑप्शन है चीन और भारत, सी ऑप्शन है भूटान और चीन और डी ऑप्शन है नेपाल और चीन। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको याद रखना है कि नेपाल और चाइना ने मिलकर फेवा संवाद श्रृंखला शुरू किया है और ये पहल नेपाल के प्रसिद्ध फेवा झील के नाम पर रखी गई है। ठीक है, तो नेपाल और चीन के द्वारा डी ऑप्शन सही है, नेपाल और चीन ने फेवा संवाद शुरू किया है। ठीक है,
तो डी ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न देखते हैं। मेरा गांव मेरी धरोहर कार्यक्रम किस मंत्रालय की पहल है? मुझे उम्मीद है कि आप में से बहुत लोगों को पता भी होगा। मेरा गांव मेरी धरोहर कार्यक्रम किस मंत्रालय की पहल है? पहला ऑप्शन है वित्त मंत्रालय, बी ऑप्शन है संस्कृति मंत्रालय, सी ऑप्शन है पर्यटन मंत्रालय, डी ऑप्शन है ग्रामीण विकास मंत्रालय। तो मेरा गाँव मेरी धरोहर जो कार्यक्रम है संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत एक पहल है। तो बी ऑप्शन सही है, आपको याद रखना है। ये कार्यक्रम राष्ट्रीय सांस्कृतिक मानचित्र मिशन के तहत शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य भारत के सभी गांवों की संस्कृति पहचान, दस्तावेजीकरण और डिजिटल मानचित्रण करना है। ठीक है, तो ये किस मिशन के अंतर्गत है, आपको ये भी याद रखना है। तो ये राष्ट्रीय सांस्कृतिक मानचित्र मिशन के अंतर्गत एक पहल है, जो कि संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत है। तो बी ऑप्शन सही है, आपको याद रखना है। तो कुल मिलाकर देखिए हमने 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न देखा, और ये वे प्रश्न हैं जहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाने की भी बहुत ज़्यादा संभावनाएं बनती हैं। तो आप रोजाना हमारे करंट अफेयर्स की वीडियो को अगर फॉलो करते हैं तो निश्चित तौर पर एग्जाम हॉल में आप बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। अगर आप किसी प्रकार का कोई सुधार चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, और लाइक करने के साथ साथ अपने यार दोस्त मित्र को भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू।